केमिस्ट्री पे आज हम डिस्कस करेंगे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने शुरुआत की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आते हैं? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से आते हैं? लिविंग मैटर से। उसी तरह से जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आने चाहिए फिर, या कहाँ से आते हैं? ये आते हैं नॉन लिविंग से। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रिंसिपल एलिमेंट है वो कौन है आपका? कार्बन है। फिर अदर देन कार्बन जो हो गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, फिर हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं? बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है, डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए कि एलिमेंट किसको बोलते हैं और एटम किसको बोला जाता है। एटम जो है वो बेसिकली उसको डिफाइन करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि एटम जो है जिससे हर चीज बनी हुई है, जो कि सबसे छोटा होता है। ठीक है, एटम जो है ये कौन है? विच इज द स्मॉलेस्ट वन, और जिसका डिवीजन कभी हो नहीं सकता। राइट, तो यहाँ पे अगर हम एटम के बारे में अगर बात करते, सो इट इज वेरी स्मॉलेस्ट वन विच कैन नॉट बी डिविजिबल, जिसको अपन नेकेड आई से देख नहीं सकते, और उससे हर चीज बनी हुई होती है। सो ढेर सारे जब एटम्स मिलते हैं तब जाके क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल जब बनता है, ठीक है, तो उससे हम कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड से फिर एक जेंट मॉलिक्यूल, ऐसा धीरे धीरे जो हुआ है, जैसे सेल है, सेल के ऑर्गेनेल्स है, फिर सेल आया, फिर टिश्यू आया, फिर मसल्स आए, फिर ऑर्गन्स बना, और फिर बॉडी बनी, इस तरह से। तो एलिमेंट्स और एटम को डिफरेंशिएशन करने का क्या तरीका है कि एलिमेंट्स मतलब एक प्योर होता है, प्योर एंड सिंगल स्पीसीज, प्योर है, और दूसरा क्या है? वो सिंगल इंडिविजुअल स्पीसीज है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कार्बन इज ए एलिमेंट, ऑक्सीजन इज ए एलिमेंट, नाइट्रोजन इज ए एलिमेंट, ये क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। बट एटम का माने क्या होना चाहिए? एटम मीन्स एक ऐसी स्पीसीज, ठीक है, एटम माने क्या होती है? एक ऐसी स्पीसीज जो उसको डिवाइड नहीं कर सकते हम, जिसको हम क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते, जो सबसे स्मॉलेस्ट और जिससे हर चीज बनी होती है। फिर एटम का स्ट्रक्चर कई लोगों ने प्रपोज किया है, कई लोगों ने, राइट। और हम आज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पे आते हैं, तो एटम होता है ये दो पार्ट से बना होता है। एक होता है न्यूक्लियर पार्ट, और एक होता है जिसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, ऐसे दो चीजें से बने होता है आपका। फिर न्यूक्लियर पार्ट का मतलब क्या होता है कि जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, जो सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके बाहर जो है ये ऐसे सर्कुलर शेल होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। किसी में एक होते हैं, किसी में दो होते हैं, किसी में तीन होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट न्यूक्लियस। फिर इस न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन, और यहाँ बाहर क्या होते हैं? यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, ये तीन क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जिससे क्या बना होता है? एटम बना होता है। प्रोटॉन जो है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है, जिसका मतलब वो न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसपे होता है आपका नेगेटिव चार्ज। देखो, इनसाइड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो किससे बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने ही बाहर क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। इसी वजह से एटम स्टेबल होता है, बराबर। और इनके बीच में कौन सा फोर्स होना चाहिए? तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन इनके बीच में होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूमते रहते हैं, वो कहीं और नहीं चले जाते। एटम और एलिमेंट में डिफरेंस इतना ही है कि एटम हम किसी का भी ले सकते हैं, बट एलिमेंट एक स्पेसिफिक हो जाएगा, किसका एलिमेंट है वो, कार्बन एलिमेंट है वगैरह वगैरह। ठीक है, सो जिसको प्योर एंड सिंगल स्पीसीज बोला जाता है। फिर अब इस एटम में या एलिमेंट में दो चीजें होती है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, मैं अगर एक्स अगर एलिमेंट बोलता हूं, तो जो यहाँ पे जो लिखा रहेगा छोटा एक्स, और यहाँ पे जो लिखा रहेगा छोटा वाई, इसके बेस पे हर एक को अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये छोटा एक्स जो है ये क्या होगा आपका? दिस इज व्हाट? एटॉमिक नंबर।
और जो y जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो क्या होगा, ये होता है मास नंबर। फिर एटॉमिक नंबर और मास नंबर मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन लेना होता है या तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। और मास नंबर का मतलब होता है इट इज अ न्यूक्लियर क्वांटिटी, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा वो मास नंबर, यानी कि इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो मास नंबर और एटॉमिक नंबर। फिर हम कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। एक्स को आप एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, एक्स को एटॉमिक वेट बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट में हम वाई की क्वांटिटी ली जाती है। जैसे एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18 है। फिर 18 कहां से आया? वो आता है सम ऑफ द मासेस ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? 3, 1, 1 और 16। तो ये जो 1, 1 है ये इसका मास नंबर है, उन सबको मिलाया और ये 18 बना। तो इसी तरह से जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर एलिमेंट तो बहुत सारे हमारे पास, टोटल एलिमेंट हमारे पास 118 है आज की डेट में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उस हिसाब से 118 एलिमेंट्स हमारे पास है। फिर सारे एलिमेंट्स तो एक जैसे हो नहीं सकते ना, सब एलिमेंट्स में एक्स का और वाई का नंबर अलग अलग है। और एक्स के बेस पे, एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया टेबल में, और इसीलिए उनको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? एक फैशन, एक रेगुलर अरेंजमेंट, है ना, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। जैसे एक हो गया तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और उस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को स्टडी करना मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टडी करना। मतलब सारे एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट के प्रॉपर्टीज स्टडी करना मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से देखो आपको ये पीरियोडिक टेबल पढ़ना होता है, और इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, राइट, एंड ऑल आर वेरी इजी, ओके, और आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। सो इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो वाला चैप्टर जो है वो आप, उसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे निकलते हैं उसके अंदर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फिर एटम की डिस्कवरी कहाँ से हुई, ठीक है, कई सारे लोग हैं जो किए थे उन्होंने, एंटोनी लिवाइजर है, रुदरफोर्ड है, ठीक है। फिर पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं ना इनको अरेंज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स को डेवलप किया गया या इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए, फिर जब डिस्कवरी तो हो गई फिर इनको अरेंज कैसे करेंगे? क्या होता है कि जो एलिमेंट जिनके प्रॉपर्टी सिमिलर हैं उन एलिमेंट्स को क्या किया गया है? एक ही जगह पे प्लेस किया गया है, राइट? तो प्रॉपर्टीज एक जैसे होते नहीं है, बट उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट हम करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से देखा अगर जाता है तो उन एलिमेंट को एक जगह पे प्लेस किया गया। जैसे एग्जांपल बोहर एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि जो सेंट्रल में है वो कौन कौन होता है? वो सेंट्रल में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन को होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से आपका न्यूक्लियस क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और बाहर क्या होते हैं? बाहर होते हैं आपके, कौन होते हैं बाहर? बाहर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसा रहेगा बाहर। तो कभी छोटा एटम होता है, कभी बड़ा होता है, इस तरह से अरेंजमेंट होती है। सो अंदर क्या है? प्रोटॉन है, राइट? प्रोटॉन है मतलब कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और बाहर क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और इनकी भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है कि जैसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, यानी कि एटम को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक को हम बोलते हैं शेल, या उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑर्बिट, या उसको बोलते हैं अपन एनर्जी लेवल। जो उसके अंदर होता है, शेल मतलब कौन से? जिसको अपन डिनोट करते हैं के एल एम एन या 1 2 3 4 से, उसके अंदर जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं सबशेल, उसी का और एक नाम है ऑर्बिटल, उसका और एक नाम है सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, जिसको हम डिनोट करते हैं एसपीडीएफ से, ठीक है। मतलब के एल एम एन क्या हो गए? ये जो रेड कलर के जो निकले हैं वो क्या है? के एल एम एन है। उसके अंदर आपके क्या रहेंगे? ऑर्बिटल्स रहेंगे।
सो पहले शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 है। दूसरे शेल की कितनी है? 8 है। उसके बाद कितनी है? 18 है। फिर इसके बाद कितनी है? 32 है। ये ऐसी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। और इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो एक सक्सेसिव ऑर्डर में फिल किया जाता है। मतलब पहली शेल फिल होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। जब तक पहली भरती नहीं तब तक दूसरे में नहीं जाता है, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसे। सो ये वाली जो ऑर्डर है ये यहाँ पे फॉलो होती है। सो फिर जिन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, वैलेंस मतलब न्यूक्लियस से आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर है उसका, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसा आप हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन में एक ही एटॉमिक नंबर है इसका, मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 क्या हो गया उसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का 11 है, यानी कि 2, 8 और 1। सो पहली शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 आ गए। दूसरी शेल में कितने हैं? 8 है। और तीसरी शेल में एक ही है। मतलब हाइड्रोजन और सोडियम ये एक जैसे क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इनके आखिरी के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इस वजह से। सो तो एलिमेंट्स जो है वो सेम। और हमने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल में दो चीजें आती है, एक आता है आपका ऐसे वाले कॉलम और एक आते हैं ऐसे वाले रोज, ठीक है। सो जो वर्टिकल है उसको हम बोलते हैं ग्रुप, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम बोलते हैं पीरियड। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है, और 7 क्या है आपके पास? पीरियड है। और इनमें 118 एलिमेंट को अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग, कैसे? एटॉमिक नंबर। सो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको अरेंज किया गया, और इसको हम बोलते हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी है ये? अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी, न्यूक्लियस एक होता है और बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज, और बाकी चीजें तो आपको पता ही है। प्रोटॉन जो है ये गोल्डस्टेन ने स्टडी किया था, या बताया था कि गोल्डस्टेन ने डिस्कवरी की है इसकी। न्यूट्रॉन जो है ये चार्ल्विक ने किया है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये जे थॉमसन। ऐसे 3 अलग लोगों ने किया है। प्रोटॉन का जो मास है वो 1.0078 होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास 1.0072 होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 10 टू द पावर माइनस, मान लेते कि बहुत कम, उसके कंपेयर में जो मास है इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है। और इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ये घूमता है, ये न्यूक्लियस कभी घूमता नहीं है। न्यूक्लियस हमेशा फिक्स होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कंटिन्यूली क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका मास सबसे कम है। इसलिए ये जो डेंसर पार्ट है एटम का डेंसर पार्ट कौन सा होता है? न्यूक्लियस। डेंसर मतलब जिसका मास ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है जिसका। तो ऐसी चीजें जनरल कंसेप्ट में आपको पता होनी चाहिए। फिर ये रहा आपके सामने पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें कई सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। सो आपने 10th की किताब में पढ़ा होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हिस्ट्री क्या है, ठीक है। सो एक बार आप 10th को देख सकते हैं। सो ये जो है आपके सामने ये पूरा क्या है? पीरियोडिक टेबल है, जिसको अपन आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे एंशिएंट टाइम में कितने एलिमेंट्स थे। एंशिएंट टाइम मतलब होता है 1735 टू 1843, ठीक है। मिडल एज में ऐसा था आपका। सो जिसमें दिमित्री मेंडेलीव और लॉथर मेयर, इन लोगों ने क्या है कि एलिमेंट्स को बताया था कि कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। फिर कई सारे आगे लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर, ठीक है। सो कई जगह पे मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट है, या जिंक की अरेंजमेंट देखो, जिंक पहले है कहीं तो, ठीक है, जिंक है, सिलिकॉन है। तो ऐसे एलिमेंट्स को किया था उसको। जैसे जर्मेनियम का नाम जो है इका सिलिकॉन बोला जाता था उसको, ठीक है, ठीक है। और आज तो हम ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास जैसा पीरियोडिक टेबल है वो तो सीधा सीधा हम देखते हैं उसके अंदर। बट इन एलिमेंट्स की हिस्ट्री क्या है ये पता होना बहुत जरूरी। ओके, तो ये अलग अलग लोग है। लाथर मेयर है, उसके बाद किसी ने डेंसिटी के बेस पे लगाया, किसी ने मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे लगाया, एटॉमिक वेट जिसको अपन बोल रहे हैं, या मास, मॉलिक्यूलर मास नंबर के हिसाब से लगाया। बट मोस्टली अकेला ऐसा था जिसने एटॉमिक वेट के हिसाब से अपन ने इसको कंपेयर किया। फिर जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, इसकी एक अरेंजमेंट है।
ठीक है, कि जैसे एग्जांपल साइज, साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज मतलब किसी में एक हाइड्रोजन में एक शेल है, बट हेलियम लिथियम में जाओगे तो आपके पास दो शेल आ जाएंगे, मतलब साइज बढ़ रही है। सोडियम में जाएंगे तो कितने हो गए, तीन शेल हो गए, मतलब साइज क्या हुआ और बढ़ गई। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में साइज बढ़ती है। कहाँ पे साइज बढ़ती है, ग्रुप में। ग्रुप में क्या होती है, साइज आपकी बढ़ती है। और जो पीरियड होता है ना, मतलब लेफ्ट टू राइट, उसमें साइज क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जैसे आप देखो हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम का साइज और छोटा हो गया। हाइड्रोजन और हीलियम की बात अगर करते हैं आप, तो देखो हाइड्रोजन और हीलियम की पोजीशन कहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ पर है और हीलियम यहाँ पर। ठीक है, मतलब सो हाइड्रोजन टू हीलियम, दिस इज पीरियड, एंड फ्रॉम दिस टू दिस इज ग्रुप। सो पीरियड में साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, और ग्रुप में इंक्रीज होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम के पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको तो क्या करना होता है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट शेल में। बट सोडियम के पास कितने हैं, एक ही है। तो अगर आप उसको 8 करने हैं तो 7 लेने पड़ेंगे। और सोडियम तो मेटल है, आपको पता है मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल। मेटल सर इलेक्ट्रॉन डोनर। फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि फिर ये इलेक्ट्रॉन अगर, इसको अगर इलेक्ट्रॉन 7 चाहिए तो इसको कौन देगा, फिर ये क्या करता है, सीधा सीधा एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अभी इसके पास कितने बच गए, इसके पास हो गया 10, मतलब 2,8। और 2,8 किसके जैसा है, नियॉन के जैसा है। और नियॉन क्या होता है, नोबल गैस है जो कि स्टेबल है सबसे। तो सोडियम पे कितना चार्ज आएगा, फिर +1 का चार्ज आएगा। फिर अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सोडियम और सोडियम प्लस की साइज कैसे रहेगी, तो किसकी साइज बड़ी रहेगी, सोडियम में है 3 शेल है और सोडियम प्लस में 2 ही शेल है। अब किसी भी जो सोडियम प्लस है उसका, इसका है 281 और इसका है 2,8। इसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया हुआ, क्लोरीन को दिया हुआ। क्लोरीन कितना होता है, 17। 17 मतलब 2, 8 एंड 7। फिर क्लोरीन को कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक चाहिए, तो एक ले लिया उसने सोडियम से। फिर आप सोडियम, क्लोरीन ने अगर एक ले लिया है तो इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ 8 हो गए उसके पास, बराबर है। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पर भी 8 है। ठीक है, तो अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका मतलब क्लोरीन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। सोडियम ने दिया था तो उस पर पॉजिटिव आया था, और क्लोरीन ने अगर लिया है तो उस पर नेगेटिव है। अब क्वेश्चन आता है कि साइज किसकी बड़ी रहेगी, क्लोरीन की रहेगी कि क्लोरीन माइनस की रहेगी। अलग अलग है दोनों में, 2, 8 और 7। ये Cl का है, ये Cl माइनस का है। सो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो बेसिकली क्या है, आपका अट्रैक्शन में न्यूक्लियस साथ बढ़ जाता है। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम हो जाती है। तो बराबर है, कैटायन जो होते हैं ना जनरली ये छोटे हो जाते हैं। कैटायन हमेशा छोटे होते हैं किससे, न्यूट्रल एलिमेंट से। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, सोडियम जो है ये लार्जर साइज रहेगा किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, Na+, बराबर है। और इधर जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि एनायन जो है लार्जर साइज होता है। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा ये बोल रहा हूँ, एनायन हमेशा लार्जर साइज होता है किसके कंपेयर में, न्यूट्रल एलिमेंट के कंपेयर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो Cl है नेगेटिव, उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए Cl के कंपेयर में। समझे क्या, यस सर। क्योंकि बराबर है ना, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। तो 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, 17 बट यहाँ पे एक एक्सेस हो गया ना, 2, 8, 8 मतलब 18 हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कोई नहीं करेगा ना, तो वो इसलिए साइज बढ़ जाती है।
ठीक है। तो पीरियोडिक ट्रेंड में आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रुप में है साइज बढ़ती है, पीरियड में साइज कम होती है। और सेकंड, अगर आप आयंस के बारे में आप बात करते हैं तो आपको ये वाला पता होना चाहिए। ठीक है। आयंस के बारे में क्या होता है? कैटायन मतलब जिसमें प्रोटॉन कम है, या जिसमें सॉरी इलेक्ट्रॉन कम है। कैटायन मतलब ऐसा इन जनरल, कैटायन मतलब छोटा। ठीक है। तो ये जो एरो है, ये एरो कैसा होना चाहिए? ऐसे, समझे क्या? है ना? तो साइज हमेशा कैटायन की कम होती है न्यूट्रल एलिमेंट से कंपेयर में, और एनायन की हमेशा ज्यादा होती है न्यूट्रल एलिमेंट के कंपेयर में। ठीक है। तो साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस, ऐसे एक ट्रेंड आपको पूछा जाता है। तो जैसे एग्जांपल सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की साइज किसकी कम या ज्यादा रहेंगी, कैसे बताओगे आप? ये सेकंड पीरियड के है, सेकंड पीरियड के नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, मतलब ये ऐसा जा रहा है, मतलब ये पीरियड में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब नाइट्रोजन जो है ये बड़ा रहेगा ऑक्सीजन के कंपेयर में, फास्फोरस और सल्फर में। और पीरियड में साइज क्या होती है? कम होती जाती है। सीधा सीधा है, पीरियोडिक टेबल सामने रखो और देखो। देखो फास्फोरस, मैंने आपको पहले बताया कि जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज आपकी क्या होती है? कम हो जाती है, यानी कि फास्फोरस और सल्फर ऐसे, उसके बगैर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद का जो है वो है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, लास्ट लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी का इलेक्ट्रॉन। आखिरी का इलेक्ट्रॉन निकालने को कितनी एनर्जी लगती है? ठीक है, ये वाला सपोज ऐसा है आपका स्ट्रक्चर, और ये इलेक्ट्रॉन निकालने को आपको, इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या है? न्यूक्लियस के साथ बाइंड किया हुआ है। ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान होता है क्या? नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसको निकालना है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और जैसे सोडियम है, सोडियम को इलेक्ट्रॉन अगर देना है तो सोडियम क्या हो जाएगा? Na प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन प्रोसेस। हो गया ना? सोडियम का क्या हो गया? आयोनाइजेशन हो गया, आयंस बन गए ना सोडियम के। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? आयोनाइजेशन। फिर कितनी एनर्जी लगी है इसको ये करने के लिए, उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसको बोलेंगे या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोली जाती है? जो एनर्जी है वो किसको निकालने के लिए? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट बाइंडेड इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दी, कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट वैलेंस और बाइंडेड। समझे क्या? तो फिर ये साइज पे डिपेंड करता है, जिसकी साइज जितनी बड़ी उसको एनर्जी उतनी कम लगेगी। ठीक है, मतलब साइज जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। जितनी छोटी साइज रहेगी उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी आपको। फिर हमने अभी देखा साइज किधर से किधर बढ़ती है? सर पीरियड में कम होती, ग्रुप में इंक्रीज होती। सो बस यहाँ पे देखो कैसा है। फिर इसका मतलब ग्रुप में क्या होना चाहिए? ग्रुप में आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? कम होनी चाहिए। और पीरियड में बढ़नी चाहिए। तो साइज पे डिपेंड ना सारी चीजें। ठीक है। यस। अब इसमें और एक आता है कि अगर किसी के पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड यानी कि जैसे एग्जांपल पी ऑर्बिटल है आपके पास, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3, 1 2 3, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड। या डी है आपके पास, डी में होते हैं कितने? 10। तो उसमें अगर 5 ही है सपोज, इसमें 1 2 3 4 5, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड बोलते हैं। और फुल फील्ड मतलब जैसे ये वाले पी में 6 आ गए, डी में कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए।
तो इसको क्या बोलेंगे अपन? फुल फील्ड बोलेंगे इसको। सो हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते हैं? जनरली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। स्टेबल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन ज्यादा होता नहीं है, रिपल्शन वगैरह होता नहीं, ऐसे। और हाफ फील्ड फुल फील्ड को ज्यादा एनर्जी लगती है निकालने के लिए। तो हमेशा एक बात याद रखना कि नाइट्रोजन को, जैसे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है, तो इसको ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए ऑक्सीजन के कंपेयर में। हेलियम जो है, इसको ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। साइज ग्रुप तो बराबर है, साइज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो फुल फील्ड और हाफ फील्ड का, कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनको ज्यादा लगता है क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलती है। तो पहला प्रॉपर्टी होगी आपकी साइज ऑफ एटम और आयन, दूसरी प्रॉपर्टी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे, तीसरी क्या लिखी है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब अपने तरफ लेने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? बराबर है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की ज्यादा होती है। एफिनिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन, अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट है, क्लोरीन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, तो ये क्या बनेगा? Cl नेगेटिव बनेगा। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो सबसे ज्यादा कौन है पीरियोडिक टेबल में? क्लोरीन। ओके। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन ने बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आखिरी का होता है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो एक्चुअल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आपके लिए एक असाइनमेंट ये रहेगा कि जो 30 एलिमेंट है, 30 मतलब फ्रॉम हाइड्रोजन टू जिंक, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको लिखने हैं। बराबर है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन ऐसे ही लिखो इसको, 1 है ये, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एक ही रहेगा, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका? 1s कितना है? 1s1। और इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे? ऐसे। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने इसमें? प्रोटॉन 1 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। और इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। हाइड्रोजन जो है ये अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, जो सबसे पहला एलिमेंट। ऐसा आपको हर एक एलिमेंट का लिखना है। एलिमेंट को ऐसे लिखो, ये इसका क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? स्ट्रक्चर। और ये जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। ऐसे आपको 30 एलिमेंट के बारे में लिखना है।